अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज है हमारे पास लैब नंबर 6 ऑफ एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर। और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है बेसिकली सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग से रिलेटेड आप लोगों ने ये 4 एल्गोरिथम कवर किए होंगे इन थ्योरी। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे, कुछ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ आप लोगों को होम टास्क में दिए जाएंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये 4 एल्गोरिथम कौन से हैं? बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है एंड देन क्विक सॉर्ट है। तो ये 4 सॉर्टिंग के एल्गोरिथम सो फार हमने कवर किए हैं इन थ्योरी। तो इसे आज हम लैब में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अंदाज़ा लगा सकें इनकी बिग हो या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड कि कौन सा एल्गोरिथम दूसरे एल्गोरिथम से क्यों बेहतर है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग क्या है थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। लैब है, ज़्यादा थेरिटिकल डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़्यादातर हम कोड पे ही बात करेंगे। तो सॉर्टिंग क्या है? वो एक ऐसा प्रोसीजर कह लें या एक ऐसा ऑपरेशन कह लें, बेहतर रहेगा। ऑपरेशन जो डेटा को किसी पर्टिकुलर फैशन में अरेंज कर देता है। और नॉर्मली जब भी हम सॉर्टिंग का वर्ड यूज़ करते हैं तो हम एज्यूम ये कर रहे होते हैं या तो वो असेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग फैशन में अरेंज करेगा या डिसेंडिंग फैशन में अरेंज करेगा, या यूँ कहूँ कि अगर सिर्फ सॉर्टिंग का वर्ड कहा जाता है तो इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? अगर डिसेंडिंग होगा तो मैं हमेशा कहूँगा सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिर्फ सॉर्टिंग कहने का मतलब यही होता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट यही अज़्यूम किया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करने का कहा जा रहा है अनटिल डिसेंडिंग को क्लियरली स्पेसिफाई ना किया जाए। तो डेटा को अरेंज करना किसी फंक्शन में पर्टिकुलरली इन असेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास पहला जो सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम होता है वो बबल सॉर्ट होता है और उसका एल्गोरिथम यहाँ पे गिवन। ठीक है, अब एल्गोरिथम को समझाने की बात तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, समझने की बातें ऑलरेडी थ्योरी में हो चुकी हैं, ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, क्या करता है। तो इसको आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इन लैब। और उसपे बबल सॉर्ट सबसे सिंपलेस्ट है, लेकिन इसमें हम कुछ ट्विकिंग करके देखेंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कंपेयर करेंगे, कहेंगे या यूँ कहूँ कि हम इसका टाइम चेक करने की कोशिश करेंगे कि कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट। तो मज़ीद इंतज़ार किए बगैर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कोड एडिटर ऑन कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और इसमें गालूँ ठीक है, हमारे पास वही फ़ोल्डर ओपन है। तो ये आ गया हमारा कोड एडिटर और ये प्रीवियस टास्क में क्लोज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, हमारे पास है लैब 6। ठीक है, लैब 6 में मैं आके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देते हैं हम, चलिए इंडिपेंडेंट ही रखते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट डॉट सी। देन वही जैसे कि मैं हर प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच int मेन ये रिटर्न 0। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हुई। अब काम क्या है कि मुझे बबल सॉर्ट का एक्चुअली फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फंक्शन बना के करूँगा ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि कितना पोर्शन बबल सॉर्ट का है और कितना पोर्शन मेरे पास अदर देन दैट है, यानी डेटा प्रोवाइड करना और प्रॉपर हम फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। तो बबल सॉर्ट का फंक्शन क्या होता है? बबल सॉर्ट के फंक्शन की अगर हम इनपुट्स की बात कर लें तो बबल सॉर्ट के फंक्शन को 2 पैरामीटर्स दिए जाएँगे, एक एरे दिया जाएगा और एक एरे की लेंथ प्रोवाइड की जाएगी। एज़ ऑलवेज़ कोई भी फंक्शन जिसको हम एरे पास करते हैं प्रोसेसिंग के लिए उसे यही 2 पैरामीटर एज़ इनपुट दिए जाते हैं कि ताकि उसको पता हो कि एरे क्या है और एरे के साथ ये भी पता होना चाहिए कि एरे की लेंथ क्या है। तो बबल सॉर्ट के फंक्शन की अगर बात कर लें तो उसमें सॉरी रिटर्न टाइप, रिटर्न तो कुछ नहीं होगा। तो वॉइड
बबल सॉर्ट, और इसमें इनपुट दो चीज़ें दी जाएंगी। से इंटीजर का एरे है, तो इंटीजर में कोई सा भी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वही नाम ले लेता हूँ जो इधर मेंशन है। इधर नाम एल ए गिवन है, तो मैं इधर भी एल ए का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये एक लीनियर एरे है। और इसके अलावा आई एन टी, और इधर वर्ड क्या यूज़ किया गया, लेंथ के लिए एन होगा होपफुली। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एन यूज़ करता हूँ, कैप्स में रख लेता हूँ तो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। और उसके बाद मुझे इसको बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है। तो बबल सॉर्ट के इम्प्लीमेंट में क्या है, टू लूप्स हमारे पास नेस्टेड होती हैं, एक आउटर लूप है, और आउटर लूप जो है रन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लास्ट एलिमेंट। ठीक है, एन माइनस वन तक रन होगी। इनर लूप भी 0 से स्टार्ट होगी, और ये एन माइनस वन से लेस देन स्टार्ट होगी, क्योंकि ये एक्चुअली कंपैरिजन करेगा, और कंपैरिजन या कहना चाहिए अरेंज करेगा। और अरेंज करने के लिए मुझे से अगर 5 एलिमेंट है तो 5 में से 4 को अरेंज कर लूँ, तो 5वें एलिमेंट को अरेंज करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। तो ये इनर लूप इस वजह से जो है एक कम साइकिल चलेगी। आई के फैक्टर अभी हम नहीं लगाते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या है, आई के फैक्टर पे बात कर लेंगे। तो इसमें ये है कि एक्चुअली जो कंपैरिजंस कर रही होती है वो इनर लूप कर रही होती है, और आउटर लूप बताती है कि कितनी मरतबा कंपैरिजन का प्रोसेस चलेगा। तो एक्चुअली तो है असल काम करने वाली लूप इनर लूप, और एक जो इनर लूप है वो एक वक्त में एक एलिमेंट को अरेंज कर देती है। और उसके बाद इनर लूप में क्या है, सिंपली एक इफ स्टेटमेंट है जो कि कंपेयर कर रहा है कि दो डेटा एलिमेंट जो सब्सिक्वेंट यानी साथ साथ डेटा एलिमेंट हैं वो उनमें रिलेशनशिप क्या है। अगर उनमें रिलेशनशिप ये है कि जो पहले आने वाला एलिमेंट है, यानी लोअर इंडेक्स में आने वाला एलिमेंट जो है ग्रेटर है लार्जर इंडेक्स में आने वाला, तो मैं दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। और इट मेक सेंस, ऑब्वियसली मुझे उन्हें इंटरचेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए ज़रूरी है कि लोअर इंडेक्स पे छोटा एलिमेंट हो और हायर इंडेक्स पे बड़े एलिमेंट्स रिलेटिव। और उसके बाद सिंपली लूप को इंक्रीमेंट करना, इनर लूप एंड आउटर। तो इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक लूप है, लूप में कोई सी भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इधर प्रेफर करूंगा फॉर लूप। और इसको कर लेते हैं आई एन टी आई, जैसे कि बताया 0 से स्टार्ट होगा, और ये एन तक जाएगा, लेस देन एन, यानी लेस देन एन का मतलब एन माइनस वन तक जाएगा। और सिंपली इंक्रीमेंट भी लूप में इसी में आ जाता है, तो मैंने यहीं पे कर दिया। ठीक, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई, वरना इसमें एक ही फॉर लूप आएगी, फिर उसके अंदर हमारे पास ब्रेसेस। लेकिन यहाँ पे लगाने की एक वजह है, चलें या भी नहीं लगाता। ठीक है, थोड़ा सा टैब देता हूँ, एक और फॉर लूप। और इस फॉर लूप में मैं क्या करने वाला हूँ, आई एन टी जे इक्वल्स 0 से स्टार्ट होगा, देन जे लेस देन, इधर क्या है सेकंड लास्ट से तक जाना है, लास्ट तक नहीं जाना। ठीक है, तो लेस देन एन माइनस वन रखा है, और जे भी सिंपली प्लस प्लस हो गया। फिर इसके अंदर क्या है, सिंपली एक इफ स्टेटमेंट है, और इफ स्टेटमेंट क्या चेक कर रहा है कि लीनियर एरे ऑफ जे अगर ग्रेटर है लीनियर एरे ऑफ जे प्लस वन। ठीक है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोअर इंडेक्स पे बड़ा एलिमेंट मौजूद है और उससे अगली इंडेक्स पे छोटा एलिमेंट मौजूद है, तो ये सिंपली क्या करता है, उसको बबल कर देता है आगे की तरफ। ठीक है, इसीलिए बबल सॉर्ट कहलाता है कि डेटा जो आपका बबल होकर आगे चले। तो इस केस में मुझे कंटेंट्स को इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने के लिए आपको पता ही है मेरे पास क्या कमांड है। इंटरचेंज करने के लिए मेरे पास कमांड है कि मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल लेता हूँ, और उस टेम्परेरी वेरिएबल में मूव कर लेता हूँ अपना जे वाला एलिमेंट। उसके बाद जे वाले एलिमेंट में मूव कर देता हूँ जे प्लस वन वाला एलिमेंट, और फिर जे प्लस वन में मूव कर देता हूँ सिंपली 10। तो ये हो गई मेरी स्वैपिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स इसलिए यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मोर देन वन
स्टेप्स थे या स्टेटमेंट्स थे जो मैं चाहता था कि इफ की कंडीशन ट्रू हो तो एग्जीक्यूट। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर लूप को देखा जाए तो मैंने कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज नहीं किए, क्योंकि फॉर लूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही इफ स्टेटमेंट था। यानी फॉर लूप को सिर्फ ये दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये है, तो इस फॉर लूप के लिए अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, वो ये वाली फॉर लूप है। और ये वाली फॉर लूप के लिए अंदर एक ही स्टेटमेंट है, वो ये वाला इफ स्टेटमेंट है। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेप्स थे, तो उसने कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर दी। तो बबल सॉर्ट का आपका जो एल्गोरिथम है वो सिंपली ये है। ठीक है जी। अब क्या करना है कि मुझे इस बबल सॉर्ट के फंक्शन को यूज करना है। अब इस बबल सॉर्ट के फंक्शन को मैं यूज कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दैट, एक और बात मैं आपको बता दूं कि बबल सॉर्ट की भी आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें तो बेशुमार इम्प्लीमेंटेशन आपको मिल सकती हैं। कुछ बबल सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होती है कि उसमें जे और आई ये दोनों लूप के वेरिएबल भी यूज हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद हैं और सारी ही सही हैं। ठीक है, तो उनमें से एक इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको करा रहा हूँ जो कह सकते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट हो या मुझे लगा हो कि रिलेटिवली सबसे आसान है। ठीक है, तो हमें जब आसान चीज भी वही काम करके दे रही है जो मुश्किल, तो हम प्रेफर करते हैं कि आसान अप्रोच की तरफ जाएं। ठीक है, आसान के साथ साथ डेफिनेटली मैं बात करना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कि अगर वो टाइम वगैरह सब कुछ उतना ही ले रहे हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मुश्किल अप्रोच की तरफ। ठीक है, तो आ जाते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन से मुझे बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल करना है और डिस्प्ले कराना है कि एरे वाकई सॉर्टेड हो गई है। तो फॉर सिंप्लिसिटी और टाइम को कांस्टेंट रखने के लिए मैं यूजर से इनपुट नहीं ले रहा। ठीक है, मैं इंटेंशनली यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, क्योंकि यूजर से जब इनपुट ले रहे होते हैं तो मेरे टाइप करने में टाइम वेरी कर सकता है। मैं पहला एलिमेंट के बाद कहीं काम में लग जाऊं तो उसमें डिले ऐड हो जाता है, फिर मेरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। और अब हमने चूंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे बात करनी है, तो मैं फिलहाल एरे को यहाँ से जो है क्या कहते हैं हार्ड कोड कर रहा हूँ। उसके अंदर कोई भी डेटा दे सकता हूँ। उसे मैंने वैल्यू दे दी 3,4,7,1,0 या 0 को रहने देते हैं। और चूंकि मुझे सेंडिंग मैनेज करना है 2, 5। ठीक है, और कौन कौन से नंबर बचे हमारे पास? 6 बच गया, 9 इधर नहीं रखते, 8 रख लेते हैं और 9 को हम ले जाते हैं कहीं बीच में। ठीक है, 1 से लेकर मैंने 9 तक सारे नंबर इसमें रखते हैं। कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपैरिजन पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर सिंगल डिजिट है या मल्टीपल डिजिट है। उसने वैसे ही कंपैरिजन करना है और वैसे ही डेटा को मूव करना है। कोई इससे टाइम या कंप्यूटेशन में फर्क नहीं आएगा। नंबर इज अ नंबर, क्योंकि वो सब इंटीजर है, तो बैक एंड पे तो इंटीजर से इंटीजर स्वैप होगा। ठीक है, तो डजेंट मैटर उसमें नंबर 2 डिजिट आ जाए 3 डिजिट आ जाए, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सिंपल रखने के लिए सिंगल डिजिट यूज कर रहा हूँ ताकि हमें विजुलाइज करना आसान। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एरे है तो मुझे यहाँ से कॉल करना है बबल सॉर्ट का फंक्शन। तो बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल करूंगा, पहली चीज कह रहे हैं उसे पास करें एक एरे, तो मैंने एक एरे पास कर दिया। दूसरी चीज कह रहे हैं एरे की लेंथ पास करें। मेरे पास यहाँ पे 1 से लेकर मैं 9 तक एलिमेंट लिए, तो उसकी लेंथ हो गई है 9। ठीक है, अभी फिलहाल हमने टेस्ट करने के लिए फंक्शन जो बनाया वो हार्ड कोड है। मैं चाहूँ कांस्टेंट क्रिएट करके भी कर सकता हूँ, लेकिन वैसे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली 9 लिख दिया। ये अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारा टेस्ट फंक्शन है, हमें एक्चुअली टेस्ट करना है बबल सॉर्ट को। तो मैं इसको एन लिख कर अभी फिलहाल नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि हम डेटा वेरी कर करके भी देखेंगे तो यहाँ पे हम नंबर वेरी करते हैं। एनीवेज, मैं ये जूम कर रहा हूँ कि जब बबल सॉर्ट का ये फंक्शन कॉल होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये बात मुझे वेरीफाई भी करनी है। तो वेरीफाई करने के लिए तरीका क्या है कि मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ। प्रिंट एफ। ठीक है, और प्रिंट एफ में मैसेज लिख लेते हैं सॉर्टेड एरे। और सॉर्टेड एरे में क्या करते हैं, हम अपना एरे प्रिंट करा लेते हैं।
लेकिन आपको पता है एरे में मोर देन वन एलिमेंट है, तो मैं सिंपली %d लिख के उसे प्रिंट नहीं करा सकता। तो मुझे रिक्वायर्ड होता है जब भी एरे को प्रिंट कराना तो मैं यूज करता हूँ एक लूप। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा फॉर लूप, और फॉर लूप में वही एक मुझे वेरिएबल चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और लेस देन n तक ही चलेगा, और n इस वक्त मेरा क्या है 9 है। 9 यहाँ पे आउटपुट कर दिया मैंने। अच्छा, और फिर i को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, और लूप के अंदर सिंपली क्या हो रहा है प्रिंट एफ %d, ठीक है। और मैं कॉमा सेपरेटेड करा लेता हूँ, तो %d होगा, कॉमा होगा, उसके बाद स्पेस होगा, और उसमें क्या प्रिंट हो जाएगा ARR की ith एलिमेंट, ठीक है। सिंपली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट इसमें इंक्लूडेड है। इससे होगा क्या कि मैं सॉर्टेड एरे लिखा आएगा और उसके साथ ही क्या लिखा आ जाएगा, जो भी एरे मैंने सॉर्ट किया है वो कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो मेन फंक्शन सिंपल सा है, मैंने बस इसमें बबल सॉर्ट कॉल किया और प्रिंट करा दिया और कुछ भी नहीं किया। मैं चाहूँ तो प्रिंट का भी एक अलग से फंक्शन बना सकता हूँ, चाहूँ तो ना बनाऊँ, ठीक है। अगर करना चाहूँ तो इसको भी मैं इस लॉजिक को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसको भी बाद में करते हैं। पहले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि बबल सॉर्ट का ये जो फंक्शन ऊपर बनाया गया है, ये अगर मैं कॉल करता हूँ इन मेन फंक्शन तो इससे आया मेरा रिजल्ट जो है अरेंज हो रहा है या नहीं। तो इसे रन करते हैं, ठीक है। डेटा अरेंज हो गया, लेकिन कुछ बीच में जो है मुझे थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड है ताकि मैं इसको क्लियरली रीड कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन का जो है गैप दे दिया, और सेम गैप मैंने यहाँ पर भी दे दिया, लाइन चेंज, ठीक है। इससे थोड़ा मेरा आउटपुट रीडेबल रहेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे कि सॉर्टेड एरे इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है, इसने डेटा को सॉर्ट कर दिया है। ठीक, तो बबल सॉर्ट का फंक्शन काम कर रहा है हमारा, लेकिन इसको थोड़ा सा वही वाली बात है कि मैं इसको जनरलाइज करने के लिए क्या करता हूँ कि लॉजिक को एक फंक्शन में मूव कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार बनानी ना पड़े और मैं उस फंक्शन को सिंपली यूज करूँ। तो इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ मैं सिंपली void डिस्प्ले, और इसको ऐसी बात है मुझे क्या पास करना पड़ेगा हर मरतबा जब भी एरे का काम होता है तो मुझे एरे पास करना पड़ता है। तो एक एरे आ जाता है यहाँ पे, नाम कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद उसकी लेंथ आ जाएगी जो मैं कर लेता हूँ एलियन, ठीक। कोई भी वर्ड यूज कर सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे एलियन का वर्ड यूज किया। और उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं पूरा पीस ऑफ कोड यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ ले जाके कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब जाहिर सी बात है मैं ARR का वर्ड यूज कर सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। ARR ही मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन यहाँ पे 9 की बजाय मैं सिंपली क्या कर दूंगा LEN, ठीक है, जो भी है। और बबल सॉर्ट के फंक्शन क्या थे यहाँ पे, डिस्प्ले का फंक्शन भी कॉल कर लूंगा सेम पैरामीटर के साथ, एरे और 9 के साथ। सेमीकोलन प्लेस करते हैं, दोबारा रन करके वेरीफाई कर लेते हैं काम वैसे ही कर रहा है या नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन अब मेरा मेन फंक्शन क्लीन हो गया। बस मेन फंक्शन में एक एरे है, एरे के बाद मैंने बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया, और बबल सॉर्ट के बाद मैंने सिंपली बस डिस्प्ले करा दी, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे ये चीज देखनी है कि ये बबल सॉर्ट का फंक्शन जो है एक्चुअली बिल्कुल सिंपलेस्ट अप्रोच है, ठीक है। सिंपलेस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि इसमें देखा जाए तो ये आ, कोई इम्प्रूव वर्जन नहीं है। इसमें मैंने ये आई वाला फैक्टर भी नहीं डाला, और ये आपको पता है कि आई का फैक्टर नहीं डालता
तो ये हर मर्तबा n-1 एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, जबकि बबल सॉर्ट में हर आइटरेशन में एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका होता है। तो अगर सॉर्ट हो चुका होता है तो मुझे उस एलिमेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ये आई का फैक्टर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये हर मर्तबा n-1 कंपैरिजन करता रहेगा और ये एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो इसका टाइम बचाने का तरीका ये है कि मैं इसमें n-1 - i कर दूं। लेकिन उससे पहले पहले मैं ये देख लेता हूँ कि इसका मेरे पास टाइम क्या आ रहा है और हम उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका टाइम नोट डाउन करने का तरीका ये है, अगर सिर्फ इस बबल सॉर्ट का टाइम नोट डाउन करना हो तो मैं सिर्फ इस पे ही एक चीज़ लगा देता हूँ, और वो क्या है कि कुछ पीस ऑफ कोड है जो अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो मैं इसका टाइम पता कर सकता हूँ। और वो पीस ऑफ कोड सिंपली क्या है कि मुझे टाइम लाइब्रेरी है, ठीक है, उससे कुछ फंक्शन बोरो करने, ठीक है, और उन फंक्शन से मैं बबल सॉर्ट पे टाइम का पता लगा सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि अब मैं उसको कहाँ पे लगा सकता हूँ? मैं उसको यहाँ पे लगा सकता हूँ। बबल सॉर्ट के फंक्शन से पहले, ठीक है, और उसको एंड कर सकता हूँ बबल सॉर्ट के फंक्शन के फौरन बाद। तो बबल सॉर्ट के फंक्शन ने कितना टाइम लिया एग्जैक्टली मुझे ये पता करना है, सिर्फ बबल सॉर्ट ने कितना टाइम लिया, प्रिंटिंग वगैरह पे नहीं जाऊंगा मैं कि प्रिंट के फंक्शन हूँ, और ये क्लॉक को मैंने काम करने के बाद एंड किया और टाइम स्पेंट इससे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो बबल सॉर्ट के फंक्शन से पहले मैंने कुछ लाइन ऐड की और बबल सॉर्ट के फंक्शन के बाद मैंने कुछ लाइन ऐड की, जिससे मुझे टाइम स्पेंट मिल जाएगा। और चूंकि मैंने ये इससे पहले लिखा है, ये देखें क्या है, इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कोड में क्या है, सबसे पहले तो लाइब्रेरी इंक्लूड करा लेते हैं, जिस लाइब्रेरी से ये फंक्शन है मेरे पास, हैश इंक्लूड टाइम। ठीक है, एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से मैंने फंक्शन बोरो किया क्लॉक का। ठीक है, क्लॉक का फंक्शन क्या करता है, मुझे एक तरीके से समझ लें कि एक टाइमर दे देता है बैकग्राउंड में, ठीक, और बिगिन में मैं वो क्लॉक करता हूँ तो उस वक्त जो भी टाइम होता है वो इसमें आके सेव हो जाता है। से इस वक्त हो रहे हैं 9:31, तो इसने 9:31 मुझे वैल्यू दे दी। बबल सॉर्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, बबल सॉर्ट के फंक्शन के ने डेफिनेटली कुछ टाइम लिया, और उसके बाद जब मैंने दोबारा से क्लॉक का फंक्शन कॉल किया तो उसने मुझे टाइम दिया 9:35। तो इससे क्या होगा, मुझे 31 और 9:35 दो टाइम मिल जाएंगे। एक को मैंने बिगनिंग टाइम कह दिया, एक को मैंने एंडिंग टाइम कह दिया। अब अगर मुझे पता करना हो कि टोटली यानी स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम के दरमियान कितना टाइम जो है लेस हुआ, तो उसमें क्या है, मैं सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, एंड में से बिगिन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स। लेकिन ये जो डिफरेंस होगा ये इन सेकंड्स नहीं होगा, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये क्लॉक्स पर सेकंड का एक मेरे पास इसी लाइब्रेरी में बना हुआ है मैक्रो। क्लॉक्स पर सेकंड में सिंपली मतलब क्या है, 1000। इट मीन्स कि जो इससे मुझे टाइम मिल रहा होगा बाय डिफॉल्ट वो इन मिली सेकेंड होगा, मिली सेकेंड्स को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिस्प्ले में मैंने एरे डिस्प्ले करा दिया, और उसके बाद मैं एक और चीज प्रिंट करा देता हूँ, सॉर्टेड एरे, और एक सिंपली प्रिंट एफ लगा देता हूँ यहाँ पे। और इस प्रिंट एफ में क्या करने वाला हूँ, सॉर्टेड एरे इन, या यूं कह लें टाइम टेकन, और कितना टाइम लिया, चूंकि ये डबल है तो परसेंट एफ यूज करता हूँ, और इधर लिख देते हैं टाइम स्पेंट। ठीक है, टाइम स्पेंट नाम का वेरिएबल आ गया, टाइम टेकन में मैंने सिंपली ये कर दिया, और उसके बाद मैं लाइन को गैप दे देता हूँ, ये लाइन का गैप। ठीक है, तो ये टाइम टेकन आ जाएगा मेरे पास, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा गैप हो रहा है तो चलें ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि अगली लाइन में मुझे मिल जाए। ठीक, तो अब इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं बिहेवियर क्या आता है।
अच्छा, इसने तो इतना कम टाइम लिया कि टाइम मेरी शो नहीं हो रहा। अब क्या करें कि सेकंड्स को हटा के अगर मिली सेकंड्स कर दूं मैं इसको, तो देखते हैं क्या आता है। स्टिल जीरो क्यों आ रहा है इसमें? डेटा सेट को क्या बढ़ा दूं मैं, या काम करता हूँ मैं डिबग करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टाइम क्या आता है। तो डिबग मोड में चलते हैं और इसे रन करते हैं। टाइम स्पेंड स्टिल जीरो है। टाइम स्पेंड जीरो होने की कोई वजह, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? स्टॉप करते हैं इसको, काम करते हैं। मैं यहाँ से पावर निकालता हूँ और दोबारा से इसको रन करके देखता हूँ कि अब ये क्या टाइम देते हैं। यहाँ पे भी स्टिल यही दे रहा है। डिबग करता हूँ तो नहीं, मुझे लगता है कि कोई चीज़ मिस हो रही है, या यहाँ पे कुछ बग है हमारे पास। यहाँ पे इसने कुछ ना कुछ टाइम शो करना चाहिए। इसको स्टॉप कर देता हूँ, उस प्रोग्राम पे वापस चलता हूँ जहाँ से मैंने पीस ऑफ कोड बोरो किया था, पास में रेफरेंस का। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो ये मुझे टाइम शो करता है। इधर भी जीरो दे रहा है स्टिल, जबकि 0.1 समथिंग टाइम ये शो कर रहा था। ये देखें अब इसने टाइम दिया है अपने। ये कुछ बग था आई थिंक। टाइम elapsed इज 0.017। ठीक है, कभी जीरो दे देता है कभी दे रहा है, तो इट्स अ बग। यहाँ पे भी चेक करते हैं दोबारा से। यहाँ पे टाइम स्टिल जीरो, स्टिल जीरो, स्टिल जीरो। कुछ मिस तो नहीं किया मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने में। पास पे रेफरेंस तो प्रिंट कराने के लिए परसेंट एफ यूज हुआ हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं है। डिवीजन पे एरर दे रहा है, वाई? कुछ टाइम उसको देना चाहिए। मैं क्या करूँ, टाइम कैसे वेस्ट करवाऊँ? चलिए काम करते हैं ना, हम इसमें एक चीज जान के इंड्यूस करा देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए ना स्लीप करवा देता हूँ, उस टाइम को हम बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। से मैं इसमें क्या करता हूँ, स्लीप का एक फंक्शन होता है, हो सकता है डिफरेंस इतना हो कि स्लीप और एक इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ से 3 सेकेंड्स। देखते हैं कि क्या होता है। फंक्शन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और इसकी लाइब्रेरी कौन सी होती है? स्लीप फंक्शन की लाइब्रेरी। अच्छा, अब लेकिन ये देखिए कि नीचे ना हमारे पास कुछ टाइम आ रहा है स्लीप की वजह से, लेकिन ये टाइम इतना कम है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो। इन सेकंड्स बात की जा रही है तो बहुत कम टाइम ले रहा है, और आप देख रहे हैं विद इन ब्लिंक्स में जो है ना ये कैलकुलेट हो जाता है। तो इस फैक्टर को मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ जस्ट, फिर इसको हम बाद में सेपरेट कर देंगे। तो 10 करके देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं, मैंने 10 का फैक्टर खुद ही से ऐड किया हुआ है। तो कंपैरिजन करते वक्त हम उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या हमने सिर्फ ये देखना है कि ओवरऑल वैल्यू जो आ रही है उसमें कौन सा नंबर बड़ा आएगा कौन सा नंबर छोटा आएगा, विथ इंक्लूडिंग द फैक्टर ऑफ -i और विदाउट। ठीक है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। वार्निंग क्यों आ रही है, कौन सी लाइब्रेरी में ये होता है डिक्लेयर? इसके लिए मैं देख लेता हूँ कौन सी लाइब्रेरी में डिक्लेयर होता है ये। ठीक है, तो क्लास हमें
स्लीप फंक्शन के लिए एक लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है और वो लाइब्रेरी है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, आई थिंक इसका मतलब है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डॉट एच, और इसमें जो स्लीप का फंक्शन है वो स्मॉल में। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं कि वार्निंग होपफुली रिमूव हो जाएगी। प्रोग्राम मेरा स्टक हो गया है या नहीं? अच्छा, स्टक हो गया और 10 सेकंड तक स्टक रहा बेसिकली। तो 10 नहीं देते इसको, हम थोड़ा सा से 2 सेकंड्स डाल देते हैं। एक्चुअली ये सेकंड्स तक वेट कर लेता है, प्रोग्राम को होल्ड कर लेता है। तो ये 2 सेकंड्स का होल्ड आया और इसने, अब देखें तो कुछ टाइम दे रहा है 2.011। अच्छा, अब अगर मैं इसको हटा के देखूं तो ये मुझे लग रहा है टाइम देने लग जाएगा, क्योंकि मुझे बग लग रहा था। अच्छा चल, ऐसे टाइम नहीं दे रहा मुझे, इसमें ना खुद ही से थोड़ा सा डिले इंड्यूस कराना पड़ा है। मैंने 2 सेकंड का इसमें डिले इंड्यूस करा दिया। या चलें 1 पे करके देख लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हम, 1 सेकंड का डिले इंड्यूस करा देते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 1 सेकंड मैंने खुद से इंड्यूस कराया है, और 1 के बाद जो नंबर आ रहा है फ्रैक्शन के बाद, यानी इसमें अगर देखा जाए तो मेरा एक्चुअल टाइम जो है 1 के अलावा ये वाला है, फ्लोटिंग में जो भी आ रहा है ये मेरा टाइम, और ये सिर्फ आ रहा है 0.1400। एक दो तीन मरतबा रन करके एवरेज देख लेते हैं कि यही टाइम आ रहा है, ताकि मुझे डिसाइड करना आसान रहे। ठीक है, तो वो टाइम को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो ये वेरी कर रहा है। अच्छा, 6 भी आ जाता है कभी कभी, डिपेंड कर रहा है कि मेरे प्रोसेसर पे लोड कितना है। ठीक है, तो हमने ये जो सैंपल्स हैं इसमें से हम एवरेज वैल्यू देखते हुए कोई बीच से पिक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। 009 भी आया, 005 भी आया, 008 भी आया, 006 भी है, 014 भी है, 011 भी आया है, 010 भी आया है, 08 भी आया है, 08 भी आया है, 14 भी आया है। ठीक है, तो 11 14 से लेकर 6 तक ये वेरी कर रहा है, और लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। और लास्ट में क्या आया? 12 आ गया। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। 15 आ गया। वन मोर टाइम। ठीक है, तो टाइम इसमें जैसे से थे मिली माइक्रो सेकंड्स का है, तो काफी वेरी कर रहा है, लेकिन ज्यादातर हमारी वैल्यू जो है तो 10 12 14 इस तरह की आ रही है। तो अगर इस एल्गोरिथम में मैं चेंज करना चाहता हूँ, अब आते हैं असल बात पे, चेंज करता हूँ और यहाँ पे -1 के बाद वो -i का फैक्टर लगा देता हूँ, जो इम्प्रोवाइजेशन है जो ये बताएगा कि सॉर्टेड एरे को दोबारा से सॉर्ट ना करें। तो अगर ये चेंजेस कर देता हूँ तो फिर मैं चेक करता हूँ, यानी मैंने सिर्फ यहाँ पे -i का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है, और अब चेक करना चाह रहा हूँ कि टाइम क्या है। तो मैंने दोबारा से रन किया। 3 7 6 12 भी आ रहा है, 4 5 14 भी आ जाता है कभी कभी, डिपेंड कर रहा है मेरी प्रोसेसिंग लोड पे। ठीक है, तो इस आई के फैक्टर से कम हम ये जो है यहाँ से गैस कर सकते हैं ऑब्जर्व करके, कि जो अब जो पैटर्न आ रहे हैं ना वो ज्यादातर जो हैं 5 6 2 3 आ रहे हैं, जबकि इससे पहले वाले जो पैटर्न थे उसमें ज्यादातर 9 8 से अबव नंबर आ रहा था, और अब जो नंबर आ रहे हैं वो 3 4 5 में आ रहे हैं, यानी 003 004 005 इस तरह के नंबर इसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो रिलेटिवली मेरा कुछ टाइम तो इम्प्रूव हुआ है, रिलेटिवली मेरा कुछ टाइम तो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं मेरा डेटा सेट भी छोटा सा है, ये जब टाइम है ना तब सही पता लगता है जब आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो। हमारा तो डेटा सेट में सिर्फ 9 एलिमेंट, और 9 एलिमेंट को अगर मेरा क्या कहना चाहिए कि i3 है आई थिंक, या i4 है जो भी, ये और मल्टीपल कोर के साथ रन कर रहा होता है, तो ये तो ब्लिंक्स में उसको सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो इस बात को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो आप एक बहुत बड़ा सा डेटा सेट इसमें ऐड कर दें, बहुत बड़ा सा डेटा सेट होगा तो डेफिनेटली
उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये जो डिफरेंस है ये आप कंपेरेटिवली देख सकेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इंड्यूस कराना चाहूँ से डिले में यहाँ कहाँ ऐड कराना चाहूँ, डिले नहीं कराता, अगर मैं अपने डेटा सेट को बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं, इसमें हम नंबर 20 तक ले जाते हैं, 20 भी ले आते हैं, इसमें 11 भी ले आते हैं, इसमें हम 13, 15, 19, 18 और 17। 17 के अलावा हमारे पास क्या है, 16 भी है, 12 भी है, 14 मैंने सॉर्ट ऑफ रैंडम फैशन में ऐड करा है। 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10, ठीक है, सब होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, मैंने डेटा सेट बढ़ा दी है, तो अब यहाँ डेटा सेट मेरा बढ़ के 9 हो गया है, 9 से 19 हो गया, और इधर भी डेटा सेट मेरा बढ़ के 9 से, या मैं इसको 20 ही कर देता हूँ, पूरा डेटा सेट 20 कर देते हैं, 10 भी हम दे लेंगे ऊपर, और इसको भी मैं कर देता हूँ 20, और यहाँ पे हम कहीं पे बीच में 10 को भी इंड्यूस करा देते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, डेटा सेट में थोड़ा सा बड़ा है, और इस पे देखता हूँ कोई टाइम आ रहा है हमारे पास, तो क्या है, टाइम 1.009, 0.008, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा टाइम पे, लेकिन मुझे स्लीप यूज़ करना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लैग आता है, कुछ टाइम ऐसे ही शो कर दे तो अच्छा है। नहीं कर रहा है ऐसे, टाइम बहुत जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है। चले, मजबूरी हम ये 1 जो है हमने इसके साथ ऐड किया, ताकि हम वो फिगर देख सकें जो डेसिमल के बाद आ रही, तो 1.01, 1.013, ठीक है। अब 20 करने पे ये ज़्यादातर देखें इसके नंबर बढ़ गए, और ये 09 से लेकर, ठीक है। अब ये फैक्टर आई के साथ भी जो है 10 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है, अगर मैं आई का फैक्टर यहाँ से हटा देता हूँ तो ये और ज़्यादा बड़े रिजल्ट देना शुरू कर देगा, होपफुली। 4 दे दिया अब इसने, 5 भी दे दिया इसने, 14, चलें खैर। मैं जो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को शो कराना चाह रहा था वो इतनी ज़्यादा क्लियर शो नहीं हो रही, क्योंकि टाइम हमारा हर से मिली क्या माइक्रो सेकंड्स में चेंज हो रहा है, डेटा सेट हमारा छोटा है, उस पर मैं बबल सॉर्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसकी इम्प्रोवाइजेशन जो है वो मैं आपको बेहतर इतनी दिखा नहीं पा रहा कि टाइम किस तरीके से बचत होगी। लेकिन थ्योरी में अगर आप देखें तो सॉर्टिंग में आपने क्लियरली देखा था कि हर मर्तबा, पहली मर्तबा अगर सॉर्ट करने के लिए वो कंपैरिजन करता है, सीधा सा एलिमेंट है तो 9 कंपैरिजन करता है, तो अगली मर्तबा 8 कंपैरिजन रह जाते हैं, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, तो डेफिनेटली कंपैरिजन्स कम हो रहे हैं, तो फार्मूला मेरा चेंज हो रहा है। फार्मूला मेरा चेंज कैसे होता है कि अगर मैं विदाउट आई करता हूँ, तो विदाउट आई करने का मतलब ये है कि मेरी आउटर लूप में देख लें कितनी दफ़ा है ये चल रही है, से 10, अगर मैं n की वैल्यू सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि सपोज अगर n की वैल्यू मेरे पास 10 है, ठीक है, तो अगर मैं ये आई वाली मॉडिफिकेशन नहीं करता तो इनर लूप मेरी हर मर्तबा कितने टाइम चलेगी, n-1 टाइम चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि पास 1 में बात की जाए, इसका मतलब ये है कि पास 1 यानी पहली मर्तबा जब मेरी लूप चलेगी तो उसके अंदर कितनी आइटरेशन होंगी, n-1, यानी कि 9 9 कंपैरिजंस होंगी। और ज़ाहिर सी बात है आई का फैक्टर नहीं है, तो दूसरी मर्तबा जब लूप लगे चलेगी तो पास 2 में भी कितनी कंपैरिजन होंगी, 9 ही होंगी। पास 3 में भी कितनी होंगी, पास 3 में भी कितनी होंगी, 9 ही होंगी, एंड सो ऑन। आखिरी पास जो होगा मेरा, यानी पास 10, ठीक है, आउटर लूप पासेस कंट्रोल कर रही है, मैं काउंटिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा,
तो टोटल 10 एलिमेंट है तो 10 पासेस हो जाएंगे, और 10 पासेस में क्या होगा कि उसमें भी क्या होगी 9। तो इसका मतलब है अगर इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये सिंपली क्या हो रहा है, 9 एक्चुअली कितनी मरतबा हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, जो कि इक्विवेलेंट है 90। यानी कह सकते हैं कि इनर लूप जो है, यानी इफ स्टेटमेंट जो है 90 टाइम्स चेक होगा। कंपैरिजंस कितने होंगे 90, कंपैरिजंस हो जाएंगे मेरे पास 90 कंपैरिजंस आएंगे। ठीक है, जबकि अगर ये मैं आई का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है, अगर इस लाइन को मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे आई का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ तो पास 1 में 9 आएंगे, पास 2 में जाहिर सी बात है आई के फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक कम हो जाएगा 8, पास 3 में हो जाएगा मेरे पास 7, और फाइनली पास 1 में रह जाएगा सिंपली आखिर में कोई एक कंपैरिजन रह जाएगा। पास 10 होता है नहीं होता है, पास 10 नहीं होगा आई थिंक, पास 9 तक ही जाते हैं इसमें, पास आई थिंक 9 तक ही जाते हैं, तो इसमें भी 9 नहीं करेंगे, और ये होगा 9 9 80। ठीक है, 81 कंपैरिजन। लेकिन नीचे में अगर आप फॉर्मूला देखें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं हो रहा, बल्कि होगा 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अगर आप इन नंबर्स को ऐड करें तो इन नंबर का सम क्या आएगा, 9 प्लस 1 इज 10, 8 प्लस 2 इज 10, यानी ये हो गए 20, ये हो गए 30, ये हो गए आपके 40, और ये हो गया सिंपली 45। तो इसमें आपके जो कंपैरिजन आएंगे वो आएंगे टोटल 45। तो क्लियरली आप मैथमेटिकली देख सकते हैं कि आपको क्या गेन मिलेगा कि अगर आपने आई के फैक्टर इसमें ना लगाया तो 81 कंपैरिजन होंगे, और अगर आपने आई का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो आपके कंपैरिजन जो है 45 पर रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंस नंबर्स में तो हम देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोड में मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि डेटा सेट मेरा काफ़ी छोटा सा है। तो ये जो 85 से जो हमने बचत करके 81 से बचत करके 45 पर आए, ये बचत थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पे वाया कोड या कोड में टाइम को रन करके। ठीक है, जो इतना क्लियर मैं दिखा नहीं पा रहा, बस ये बता, ये इतना कम से कम हमने कंक्लूड कर लिया है कि हाँ यहाँ पे बचत हो रही है। और बचत क्या हो रही है कि थोड़ा बहुत टाइम जो है मेरा जो है 0.00 वाला जो है, अगर मैं आई का फैक्टर लगाता हूँ तो बिलो 5 या 5 तक रहता है ज़्यादातर वैल्यूज, और अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो बिलो 10 चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास ये कंपैरिजन की ये इम्प्रोवाइज्ड बबल सॉर्ट है। ठीक है, मॉडिफाइड या इम्प्रूव्ड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम ये कहलाता है। लेकिन अब मुझे चेक ये करना है कि बबल सॉर्ट की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कहा गया था कि अगर बबल सॉर्ट में डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वो बेस्ट केस रिजल्ट जनरेट करता है, यानी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n। यानी अगर मैं इसको सॉर्टेड डेटा दे दूं तो इसके रिजल्ट बेहतर हो जाने चाहिए। तो कैसे बेहतर हो जाने चाहिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसको एक सॉर्टेड डेटा सेट प्रोवाइड कर देता हूँ। सॉर्टेड डेटा सेट का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 एंड 20। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डेटा सेट को अपना सॉर्ट कर दिया है और सॉर्टेड डेटा सेट इसको पास करूंगा, और सॉर्टेड डेटा सेट पे बॉल सॉर्ट अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि टाइम में कोई फर्क आया, मतलब एन स्क्वायर से टाइम को एन हो जाना चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद है ना, बेस्ट केस में कह रहे थे बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाती है। तो एन हो जाने का मतलब ये है कि मेरा टाइम तकरीबन जितना भी आ रहा था अब उसको उसका रूट हो जाना चाहिए, स्क्वायर रूट हो जाना चाहिए। तो रन करके देखते हैं क्या सही है आई की वैल्यू के साथ भी। नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, डेटा सॉर्टेड है फिर भी मेरा टाइम लगभग वही लग रहा है। डेटा सॉर्टेड है लेकिन लगभग मेरा टाइम वही लग रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसे यूं है
कि आप लोगों ने अगर थ्योरी में भी देखा हो, बेस्ट केस जो है आपका ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं लगी हुई जो ये बता सके कि डेटा अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो भाई आप प्रोसेसिंग ना करो। ठीक है, इसमें अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वो कहते हैं कि आप प्रोसेसिंग ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा एक काम ये मैं करता हूँ, इस स्लीप को भी यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बबल सॉर्ट का टाइम हम अलग ले रहे हैं और ये स्लीप वाला काम जो है ना हम यहाँ हटा देते हैं। तो ये बबल सॉर्ट का टाइम नहीं है, बबल सॉर्ट का टाइम वही है। स्लीप तो मैंने मेन में इंट्रोड्यूस करवा दिया और ये यहाँ पे, तो अभी भी टाइम पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है इस तरीके से। 13 14 ज्यादातर वैल्यूज आती हैं, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है और जीरो ही शो कर देता है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है जो इस बात की तरफ निशानदेही करे, इशारा करे करे भाई बबल सॉर्ट जो है आपका जो है बेस्ट केस कैसे जनरेट करें। यहाँ पे तो कुछ नहीं पता, ये तो डेटा लेता है और हर डेटा पे अब क्या करेगा, n-1 तक जाएगा, यानी ये हमेशा ही 45 कंपैरिजन करेगा, डजेंट मैटर कि आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्ट। तो इस एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा और मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो इम्प्रूव करना कैसे होगा कि मैं यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दूं जो इस बात का ध्यान रखे कि क्या डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड तो नहीं है। और वो ध्यान कैसे रखा जा सकता है कि मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अपनी इस लूप के अंदर। ठीक है, और कैसे इंट्रोड्यूस होगा वो, वैसे इंट्रोड्यूस होगा कि मैं से यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ int, उसका नाम दे देता हूँ स्वैप, इस बात का ध्यान रखने के लिए कि स्वैप हुआ है नहीं, और उसके अंदर असाइन कर देता हूँ वैल्यू 0 कि इनिशियली मैं कह रहा हूँ स्वैपिंग नहीं हुई। ठीक है, और उसके बाद अगर जाहिर सी बात है कि इनर लूप जब मेरी रन हो रही है और स्वैपिंग होती है तो स्वैपिंग के अंदर मैं एक एडिशनल स्टेप डाल देता हूँ कि भाई अगर तो स्वैपिंग हुई है तो स्वैप को कर दो 1, स्वैप की वैल्यू अपडेट कर दो। ठीक है, स्वैप की वैल्यू अपडेट कर दो, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ लूप के बाहर कि अगर भाई स्वैप की वैल्यू स्टिल 0 ही है। स्टिल 0 होने का मतलब क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसका मतलब डेटा ऑलरेडी स्वैप नहीं हुआ। स्वैप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डेटा ऑलरेडी सही फैशन में अरेंज था, असेंडिंग में था तो असेंडिंग में ही अरेंज था और मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब स्वैप की जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने स्वैप की वैल्यू को कभी भी 1 नहीं किया, और स्वैप की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हुई तो इसका मतलब है ये सब एग्जीक्यूट करने की जरूरत पेश ही नहीं आई, और ये सब एग्जीक्यूट करने की जरूरत पेश ना आना ही इस बात की तरफ इशारा है कि डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। और डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मुझे फर्दर ये लूप को बार बार रिपीट करना नहीं चाहिए, मुझे यहीं पे क्या कर देना चाहिए, अपनी लूप को ब्रेक कर देना चाहिए, आउटर लूप को, क्योंकि मेरा डेटा इस बात से ये कंक्लूड हो रहा है कि ऑलरेडी सॉर्टेड। तो मैंने ये चेक किया, और कैसे कि इनिशियली मैंने उसको एक वैल्यू दे दी, 0 दे दी, और अगर स्वैपिंग होती है तो मैं 1 कर देता हूँ, लेकिन स्वैपिंग नहीं होती है तो मैं इसको कर देता हूँ 0। ठीक है, इससे ये मुझे पता लगता है कि डेटा को मजीद प्रोसेस करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर प्रोसेस होगा तो स्वैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रोसेस नहीं होगा तो स्वैप की वैल्यू 0 रहेगी, और अगर एक आइट्रेशन में सॉर्टेड आ गया है तो बाद की आइट्रेशन तो करना बेकार है, बाद की आइट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहां पे मैं अपने आउटर लूप को ब्रेक कर दूंगा। और अब इसके साथ देखते हैं कि हमारा टाइम क्या आता है, वैसे ही बहुत कम आ रहा था लेकिन देखते हैं नोटिस में आता है या नहीं। तो ये फाइनल मॉडिफिकेशन है बबल सॉर्ट की टू अचीव द बेस्ट केस सिनेरियो। तो बेस्ट केस में क्या है कि अगर एक डेटा इनिशियली क्या है सॉर्टेड है, मैं उस पर ये पास रन करूंगा, ये लूप रन करूंगा और ये कंडीशन टेस्ट करना शुरू करूंगा, तो इसकी कंडीशन जो भी मैंने इसको डेटा सेट दिया सेंडिंग ऑर्डर का, उसमें ये सब में क्या आ जाएगी, फॉल्स ही आती रहेगी, सब में फॉल्स आती रहेगी, तो ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और ये वाली लूप सिर्फ और सिर्फ एन टाइम्स चलेगी, यानी एक दफा एन टाइम चलेगी, और आउटर लूप कितनी दफा चलेगी, अभी एक दफा पहली आइट्रेशन है, लेकिन ये एन टाइम चल गई, एन टाइम चलने के बाद क्या हुआ, n-1 टाइम चलेगी एक्चुअली, और उसके बाद जब मैं इस स्टेटमेंट पे पहुंचूंगा तो पता चलेगा स्वैपिंग तो हुई नहीं, क्योंकि डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाए। तो इस केस में अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा कोड सिर्फ और सिर्फ n-1 टाइम रन हुआ,
तो n-1 की जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा बिग O में तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रह जाएगी O ऑफ n। ठीक है, क्योंकि आउटर लूप सिर्फ एक दफा चली, आउटर लूप ने मल्टीपल पासेस लगाए नहीं, एक ही मरतबा रिजल्ट जनरेट कर। रन करके देख लेते हैं क्या कोई इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है मुझे इसमें कोड में। तो अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हमें फिर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या थोड़ा सा टाइम अब हमारा कम हुआ था, 0.001 पे भी चला गया था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम इसमें देख नहीं पा रहे क्योंकि डेटा सेट हमारा काफ़ी छोटा है। जब ये डेटा सेट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में होगा ना, तो ये चेंज आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कि आपका कोड कितना टाइम बचा रहा है। ठीक है, अभी जो हमारे टाइम बच रहे हैं वो मिली माइक्रो सेकेंड्स के हैं, तो जाहिर सी बात है मिली माइक्रो को नंबर्स में रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हम लोग उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। लेकिन एटलीस्ट चलें, आपने एक चीज़ यहाँ पे नई ये सीखी कि अगर आपको किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड आउट करना हो तो आप ये एडिशनल लाइन ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये वाली लाइन इंट्रोड्यूस करा दें तो आप टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, और ये वाली से भी आप टाइम फाइनली सेकंड्स में कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ थी जो मैंने आज आपको बताना चाहिए थी कि हमारा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है टू एग्जीक्यूट। तो मैंने इसको, इस एल्गोरिथम को रैप अप कर दिया था इस कोड के अंदर स्निपेट्स में, ताकि मुझे टाइम मिल जाए। टाइम मिल तो रहा है लेकिन वो इतना क्लोज है कि मैं उसमें ये जो फर्क देखना चाह रहा था बबल सॉर्ट का वो नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अनफॉर्चुनेट, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हमें लॉजिकली ये बात समझ में आ गई, मैंने आपको ये करके बता दिया कि आई से क्या फ़र्क पड़ेगा कंपैरिजंस पे। और जब मैं डेफिनेटली इसको भी मॉडिफाई कर दूंगा तो बेस्ट केस भी मैं अचीव कर दूंगा। ठीक है, तो ये था बबल शॉर्ट का एल्गोरिथम, हमने वेरीफाई कर लिया। फर्दर मैंने थोड़ी और डेप्थ में जाके इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पे भी बात कर ली। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास लैब में क्या है। ठीक है क्लास, तो बबल सॉर्ट हमने कंक्लूड कर लिया। हमने देखा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ एन स्क्वायर आती है इन केस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। फिर हमने ये देखा कि हमने इसको इम्प्रोवाइज किया तो भी एन स्क्वायर ही रही। लेकिन फर्दर मजीद अगर हम उसको ऑप्टिमाइज कर दें, जो मैंने आपको बताया, मॉडिफाई कर दें, स्वैप कि मतलब एक फ्लैग यूज कर लें जिससे चेक कर सकें कि स्वैपिंग हुई है या नहीं। अगर स्वैपिंग नहीं होती किसी भी आइट्रेशन के अंदर तो इस बात का मतलब यही होता है कि डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड फैशन में आ चुका है, उसे मजीद ऑपरेट प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें मजीद सॉर्टिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो इस तरीके से बेस्ट केस भी बबल सॉर्ट से अचीव किया जा सकता है। देन हमारे पास एक इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम था, जिसे मैं आपको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, फेयरली सिंपल है। आप इस एल्गोरिथम को खुद ही इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि ये आप लोगों के होम टास्क में शामिल है। तो बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने यहाँ पे बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट किया, आप इस फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन यही रख लें, और बाकी इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इस पे आप जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिस्प्ले भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, फंक्शन ये वाला यहाँ पे बबल सॉर्ट है तो आप यहाँ पे कोई और सॉर्टिंग का फंक्शन इंसर्शन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह आप इसमें चाहें तो इंसर्शन के बाद सिलेक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। ये फेयरली सिंपल हैं और आप लोग ट्राई करेंगे क्योंकि ये आप लोगों के होम टास्क हैं। मैं यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ रिलेटिवली डिफिकल्ट एल्गोरिथम या जो डिफरेंट एल्गोरिथम है बाकी एल्गोरिथम से, जो कि है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और इस एल्गोरिथम को हम ऑलरेडी थियरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं और क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, क्या इससे मुझे वो बेनिफिट मिलता है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, कोडिंग पे चलते हैं और न्यू फाइल ऐड कर लेता हूँ मैं एक क्विक सॉर्ट के लिए, क्विक सॉर्ट डॉट सी। और कोड को जितना हो सकता है हम यूज कर लेते हैं टू सेव सम टाइम। मैं इसमें से कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ और बबल सॉर्ट को कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ ये
बबल सॉर्ट का फंक्शन यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये बबल सॉर्ट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये हटा देता हूँ, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। टाइम की लाइब्रेरी में रख लेता हूँ अपने पास, क्योंकि इसका भी हम टाइम चेक कर लेंगे। और इसमें से डिस्प्ले में से भी मैं ये हटा दें। ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है, मेन का फंक्शन ऑलरेडी है। मुझे एक यहाँ पे फंक्शन बनाना है जिसका नाम होना चाहिए क्विक सॉर्ट, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट का फंक्शन आपसे 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, एक एरे और चीज एक्सपेक्ट करता है उसका लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड मैं ले लेता हूँ इधर से 0 और अपर बाउंड में इधर ले लेता हूँ 19, यानी हायर इंडेक्स जो होगी मेरी वो है 19। टोटल एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, 20 एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स होगी 19। ठीक है, तो अब मुझे सिंपली इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है कि रिटर्न इसका कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप में कुछ नहीं आएगा, और फंक्शन का नाम है क्विक सॉर्ट। और क्विक सॉर्ट में इनपुट अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास आते हैं एरे। एल्गोरिथम में जो कीवर्ड यूज है मैं वही यूज कर लेता हूँ। एरे का नाम मैंने सिंपली ए लिया हुआ है, और मेरे पास जो कीवर्ड है वो है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। अच्छा, अप डाउन है, हमने कल इसको देखा था तो लोअर और अपर से देखा था, तो मैं लोअर और अपर का वर्ड यूज कर लूंगा, लोअर हाई का वर्ड यूज कर लूंगा अपर डाउन के बजाय। ठीक है, इसमें मॉडिफाइड नहीं हुआ, लेक्चर में मैंने मॉडिफाई कर लिया था। तो इस फंक्शन की इनपुट आ रहा है, एक ए आ रहा है जो कि मेरे पास एरे है। उसके अलावा एक और चीज क्या आ रही है, INT लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स। ठीक है, एक और चीज क्या आ रही है, INT राइट मोस्ट इंडेक्स। ठीक, तो पहली लाइन जो कि इनिशियलाइजेशन की मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि मैं किस तरीके से कन्वर्जन कर रहा हूँ। ये यहाँ गया, इसको थोड़ा सा, ठीक, ये आपका एल्गोरिथम। तो पहली लाइन इनिशियलाइजेशन की, इसमें क्या हो रहा है कि मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक वेरिएबल है मेरे पास, अच्छा डाउन की जगह जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये चलें अभी फिलहाल नहीं करता, अभी इसे कॉपी करता हूँ, देन उसके बाद में उसको रिप्लेस कर दूंगा। फिलहाल यहीं से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन। डाउन का वेरिएबल लिया, इसको इक्विवेलेंट कर दिया मैंने किसके, लेफ्ट की। ठीक है, एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया अप, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया राइट से। ठीक है, और एक और वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज करवाया की या पाइवेट, दोनों यूज कर सकते हैं, फिलहाल की का वर्ड यूज कर रहा हूँ। और इसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया कि भाई ए की कौन सी इंडेक्स है, लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट, और ये हो रही डिवाइड बाय 2, तो मुझे इसको प्लेसेस में लिखना पड़ेगा वरना डिवीजन और प्लस ऑपरेशन में कंफ्यूजन आएगी, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गई इनिशियलाइजेशन की लाइन कि मैंने लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2 करा और की मुझे मिल गई। उसके बाद मुझे एक लूप चाहिए। लूप यहाँ पे मैं यूज करूंगा, क्योंकि सिंपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हो रहा तो फॉर लूप इसके लिए सुटेबल नहीं है। यहाँ पे मेरे लिए सुटेबल लूप है व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप की कंडीशन में सिंपली क्या चेक कर रहा हूँ कि डाउन लेस देन इक्वल्स टू अप, ये लगी हुई कंडीशन। तो इसके अंदर मुझे 5 स्टेप्स तक लिखना है, और 5 स्टेप में इसके अंदर फर्दर लूप है। फर्दर लूप इसमें एक और क्या है, रिपीट वाइल जो है इसमें एक और लूप लगी हुई है, और उसमें मैं सिंपली डाउन टू कर रहा हूँ इंक्रीमेंट। अब इसमें मैं कौन सी लूप यूज करूँ, इसमें मैं वाइल लूप भी यूज कर सकता हूँ, इसमें मैं फॉर लूप भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन फॉर की यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही, तो मैं इधर सिंपली एक और वाइल लूप लगा लेता हूँ। वाइल जब तक ए डाउन की वैल्यू, सॉरी ए डाउन की वैल्यू, इसको क्लोज कर देते हैं, ए डाउन की वैल्यू लेस देन है की। तो सिंपली मुझे क्या करना है, एक ही स्टेप करना है, डाउन प्लस प्लस कर लेता हूँ, या डाउन इक्वल्स डाउन प्लस 1, मुझे सिंपली ये करना है, तो मैंने यहीं पे लिख लिया।
ठीक है, यही काम मुझे आपके लिए भी करना है, तो मैंने एक और लूप लगाई वाइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा मैंने, ए की वैल्यू, ए जो है मेरे पास एरे है, और इसकी मैं चेक कर रहा हूँ कि अप की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन है की, तो सिंपली मैं क्या करता रहूँगा, आपको प्लस प्लस करता रहूँगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, आपको सॉरी डिक्रीमेंट करना है, माइनस माइनस। ठीक है, ये दो लूप्स हो गए। और इन लूप्स के बाद मुझे क्या चेक करना होता था कि मुझे स्वैप करवाना है या नहीं। तो स्वैप कराने के लिए से पहले मैं कंडीशन चेक कर लेता था, मेक श्योर करने के लिए कि डाउन की वैल्यू जो है अप से छोटी या इक्वल ही रहनी चाहिए, वरना स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अप और डाउन ने डिजायर्ड एलिमेंट तो ढूंढ लिया है, लेकिन वो एक दूसरे को बाईपास कर गए हैं और आपकी अप यानी अप वाली इंडेक्स जो है वो छोटी हो चुकी है। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, डाउन लेस देन इक्वल्स टू अप होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन हो रही है तो मैं स्वैप करूंगा। स्वैप करने के लिए भी बात है, इंटीजर टेम्प ले लेता हूँ या स्वैप ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्प का वर्ड आ गया। टेम्प में मैं मूव कर देता हूँ ए ऑफ डाउन, ठीक है। अगला स्टेप, ए ऑफ डाउन में मैं मूव कर देता हूँ ए ऑफ अप, अगला स्टेप ए ऑफ अप में मैं मूव कर देता हूँ 10। ठीक है, स्वैपिंग सक्सेसफुल। लेकिन स्वैपिंग के बाद आपको याद होगा कि एक एडिशनल स्टेप में परफॉर्म करता था, और वो क्या था, डाउन को मैं इंक्रीमेंट कर देता था और साथ ही साथ मैं आपको डिक्रीमेंट कर देता। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई स्वैपिंग वाला या स्टेप 5। ये जो सारे स्टेप्स थे ये आने थे मेरी लूप के अंदर। और फिर इसके बाद मेरी वाइल लूप एंड हो जाएगी, और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर लूप एंड हो जाती है तो मुझे एरे को डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है लेफ्ट सब एरे में और राइट सब एरे। तो लेफ्ट में जब मैं डिवाइड कर रहा होता था तो मैं ये मेक श्योर करता था कि इस वक्त लेफ्ट की जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए अप से, टू मेक श्योर कि एटलीस्ट दो एलिमेंट एरे के अंदर मौजूद हों। तो इस सूरत में मैं क्या करता था, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम दोबारा से कॉल करता था, लेकिन उसमें मौजूद एरे तो वही पास करता हूँ, मेरे एरे में उसको ए ही पास कर रहा हूँ, लेकिन उसकी रेंज चेंज कर देता था। लेफ्ट वाला अगर वही रखता था तो राइट वाला चेंज करके क्या कर देता था, अप। ठीक है, और दूसरी मरतबा जब मैं लूप लगाता हूँ, दूसरी मरतबा जब मैं उसको सब एरे में डिवाइड करूँ, नहीं राइट सब एरे की बात करूँ, तो मैं ये चेक करता था कि भाई डाउन की वैल्यू जो है लेस देन होना जरूरी है राइट से। ठीक है, राइट से अगर ये वैल्यू छोटी नहीं होगी तो मैं क्विक सॉर्ट का फंक्शन इस पे अप्लाई नहीं करूंगा। तो मैं क्विक सॉर्ट का फंक्शन इस पे अप्लाई करता हूँ, एरे वही रहता था क्योंकि मेरा एरे एक्चुअली डिवाइड नहीं होता, लॉजिकली उस पर डिवीजन होती है। तो राइट वाला पोर्शन तो वही रहेगा, लेकिन लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, डाउन आ जाता है, और राइट वैसे ही रहता है। तो ये मैं इस पे रिकर्सिव कॉल लगा। तो इस फंक्शन के अंदर दो मरतबा रिकर्सिव कॉल हो रही है, यानी इसमें दो ब्रांचेस निकल रही हैं हमेशा, यानी कि हर मरतबा जब भी फंक्शन कॉल होता है तो दो ब्रांचेस निकलती हैं, फिर फंक्शन कॉल होता है तो दो ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तो ये हो गया मेरा क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम। ठीक है, अब मैं इस साइड को कर देता हूँ बैकग्राउंड, और इस साइड को ले आता हूँ मैं फोर। अच्छा, तो ये जो मैंने लिखा है ये तो भी मैंने आपके सिंपली लैब मैनुअल से देख के लिख दिया कि आप लोग साथ साथ फॉलो कर सकते। लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई हमने कर दिया है थ्योरी में। थ्योरी में क्या किया गया, ये डाउन का कीवर्ड हमने प्लेस कर दिया है। तो मल्टी कर्सर एडिटिंग कर लेता हूँ, जहां जहां मैंने डाउन लिखा है वहां पे मैं क्या वर्ड यूज कर देता हूँ, लो लिख देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली लो में कन्वर्ट हो गया। और जहां जहां मैंने अप का कीवर्ड यूज किया है तो इसको भी मैं मल्टी कर्सर एडिटिंग कर लेता हूँ। आपको सिंपली एक ही वो में रिप्लेस कर देता हूँ हाई से, ताकि आपको रिलेट कर सकें जो आपने थ्योरी में पढ़ा। तो ये हाई हो गया। अब ये आपकी मर्जी, आप की का वर्ड की ही रखना चाहें की रख लें, प्राइवेट रखना चाहें प्राइवेट रख लें, दोनों लिखे जा सकते हैं। मैं चलें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आप इंटरनेट पे देखेंगे तो जगह जगह ज्यादातर यूज होने वाला वर्ड है प्राइवेट, तो हम की को कर देते हैं प्राइवेट। ठीक है, की का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं,
लेकिन मैं मेजोरिटी जो फॉलो कर रही है उसी लिहाज से मैंने इसको पाइवट कर दिया। ठीक है, तो हर जगह अब हाई लो और पाइवट बिल्कुल वैसे ही हो गया एल्गोरिथम जैसे कल। अब सिंपली मुझे इस एल्गोरिथम को कॉल करना है मेन में। चेक कर लेता हूँ मेन में मैंने इसको डेटा दिया हुआ है, डेटा के बाद मैंने इसको कॉल किया हुआ है क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो इसे रन करके हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो लेट्स सी। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, ऑलरेडी सॉर्टेड था, अरे फिर से सॉर्टेड है तो मैं देख नहीं पा रहा। तो मैं काम ये करता हूँ कि डेटा को रेंडमाइज करता हूँ। रेंडमाइज कैसे होगा, मैं इसको 11 कर देता हूँ, उसको 12 कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ, उसको 4 ही रहने देता हूँ, 15 3। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 10 ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, 2, इसको 2 ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, 1 2 3 से 3, 14 रहने देते हैं, 5 कर देते हैं, 6, अच्छा 15 था तो 5 6 था तो 16 17 8 19 20। ठीक है, तो डेटा को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, और आप देख रहे हैं कि क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम का आउटपुट स्टिल सेम है, तो इट मींस इट इज सॉर्टिंग। ठीक है, ये सही काम कर रहा है। और मैं इसको बार बार कॉल करके देख लेता हूँ, और विदाउट स्लीप कॉल करके देखता हूँ, तो इसका तो टाइम बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ मसला ही नहीं है, तो इसका जीरो ही आएगा। अच्छा, अब अगर इस 9 को मैं डिवाइड कर देता हूँ से किसी बड़े से नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या कुछ टाइम आ रहा है मेरे पास। नहीं, मेरे ख्याल से वो नंबर इतना छोटा है कि उसमें आ ही नहीं पा रहा। ठीक, तो इस फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ पहले, चलें करके देखता हूँ क्या आता है सूरत हाल। मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, और यहाँ से डिवीजन का फैक्टर, या बल्कि ये कर लेता हूँ, इसमें 1000 ही स्टोर है ना। देखते हैं कोई टाइम देता है या नहीं देता। नहीं, ये नंबर इतना छोटा है कि वो जीरो ही आ जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं स्लीप का फैक्टर इसमें कंटिन्यू करता हूँ। 07 01 02 012 03 06 12। ठीक है, ये जो टाइम आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है कि मेरा प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम ले रहा है। डेफिनेटली मेरा प्रोसेसर और भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, कभी जल्दी टाइम में हो जाता है, कभी देर से। अगर मैं इसको सिंगल एप्लीकेशन को ही रन करता हूँ और कुछ रन ना हो रहा हो, तो इसका टाइम सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसके टाइम में ज्यादातर जो वैल्यूज आ रही हैं वो 5 से बिलो आ रही हैं। थक जाता है तो 13 पे चला, देखिए 4 3 6 1। ठीक है, तो कम से कम हम ये तो कंपेयर कर सकते हैं कि बबल सॉर्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे थे 1.00 10 और सो ऑन, या 5 से अबव आ रहे थे, और क्विक सॉर्ट के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 005 से कम आ रहे हैं मेजॉरिटी। तो कम से कम ये कंक्लूजन हम ड्राइव कर सकते हैं कि क्विक सॉर्ट इज बेटर देन बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, कम से कम हम ये कंक्लूजन अभी ड्राइव कर सकते हैं कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इज परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर देन बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। और स्लाइटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी डेटा सेट हमारा जो हमने यूज किया है, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो स्लाइट आ रहा है, लेकिन जो जो डेटा सेट बढ़ता जाएगा, जो जो डेटा सेट बढ़ता जाएगा, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखें तो इसकी होती है n log 2 ऑफ n। ठीक है, n log 2 ऑफ n होती है इसकी एवरेज की, यानी रैंडम डेटा पे। अगर मैं आपको सिंपली कैलकुलेट करके बता दूं कि एन स्क्वायर और एन लॉग एन में क्या फर्क आता है,
तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर ऑन करके आपको ये बात समझा सकता हूँ कि अगर, ठीक है, से n की वैल्यू मैंने अभी ली है, n की वैल्यू अगर 100 भी कर लेता हूँ, ठीक है, n स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 10,000। यानी अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 10,000 मिली सेकेंड है, ठीक है, इट मीन्स 10 सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है, एक यूनिट बना लिया हमने। तो ये 10,000 की वजह से और 1000 से डिवाइड किया, ये मिली सेकेंड में से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं यही काम इस फॉर्मूले से करूं n log n, यानी log ऑफ 100 ले लूं, log, लेकिन इसमें log 2 आई थिंक नहीं है, इसमें log 2 नहीं है, बेस में सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो log 2 ऑफ 100 क्या आएगा, log 2 log है, सिंपली log 10 है, यानी log 2 नहीं है, log 10 है। प्रोग्रामर में देख लेता हूँ, शायद वो या बल्कि मैं प्लॉटिंग का ऑप्शन है इसमें, ये देख लेते हैं। ग्राफ में अगर मैं कोई डेटा देता हूँ, इक्वेशन दे देता हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन देते हैं, से ये मेरी इक्वेशन है n स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एंटर करें, एंटर करके देखते हैं, एंटर एन अदर एक्सप्रेशन, और इसको हम दे देते हैं n। लेकिन फिर बात हुई है, इधर log 2 मैं नहीं दे पाऊंगा, तो प्लॉटिंग में कैसे करूँ, log, चलें सिंपल log रख लेता हूँ मैं, n log ऑफ n, ये भी करके देख लेते हैं। एक्सप्रेशन हो गई, लेकिन मैं इसको टूल को यूज करना नहीं जान पा रहा कि कैसे यूज करूं। चलिए रहने दें, मेरे लिए नया टूल है, लेकिन अगर मैं प्लॉट करना कहीं चाहूँ ग्राफ्स को, तो मैं कोई रिसोर्स ढूंढूंगा और फिर आपको प्लॉट करके दिखा दूंगा कि ग्राफ अगर हम इसका प्लॉट करते हैं, लेकिन हमने लेक्चर में भी देखा था n log n का ग्राफ रिलेटिवली बेटर स्केल करता है। हमने एल्गोरिथम के एनालिसिस वाले चैप्टर में ही देखा था कि n log n का एल्गोरिथम बेटर स्केल करता है जो जो डेटा सेट आपका बढ़ता जाता है, यानी n को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो n log n इनिशियली थोड़ा बहुत है, लेकिन आगे चल के वो n स्क्वायर से बेटर परफॉर्म करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम है रिलेटिवली का या कंपैरेटिवली बेहतर है इन तीनों एल्गोरिथम से जो हमने करे हैं इस लैब में, यानी बबल सॉर्ट से भी बेहतर है, जो कि हमने देखा भी कोड में थोड़ा सा स्लाइटली हमारे पास टाइम का एडवांटेज आ रहा है, टाइम इसका कम है, तो ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये बेहतर है, अच्छा है एल्गोरिथम एज कम्पेयर टू बबल सॉर्ट, ठीक है। और सिलेक्शन सॉर्ट इंसर्शन सॉर्ट में टाई है बबल सॉर्ट के साथ, तो वो भी उतना ही टाइम लेंगे, लेकिन वो आप खुद वेरीफाई करेंगे, आपका होम टास्क है। मैं आपको थोड़ा सा एक मरतबा रिव्यू करके बता देता हूँ क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम। तो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है, कुछ नहीं करना, आपने वही एल्गोरिथम फॉलो करना है जो आप थ्योरी में सीख कर आए। उसमें बस इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद ये दो मार्कर्स हैं जो ढूंढते हैं कि वो एलिमेंट जो की से या पाइवट से बड़ा हो या बराबर हो, और ये ढूंढता है वो एलिमेंट जो की से छोटा हो या बराबर, और उसके बाद सिंपली क्या करता है, स्वैपिंग कर देता है, और स्वैपिंग के बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और ये लूप जब तक चलती रहेगी चलती रहे, जब नहीं चलेगी तो मैं कर दूंगा डिवाइड, और डिवाइड करते हैं क्विक सॉर्ट को मैं रिकर्सिवली कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो एल्गोरिथम की वर्किंग पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लैब में इम्प्लीमेंटेशन हमने देख ली, और लैब यहीं तक थी। ये दो एल्गोरिथम मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए, दो एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना आप लोगों का टास्क है। तो टास्क की बात आती है तो टास्क को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैब टास्क में क्या है, मैं टेस्ट वाज कंडक्टेड इन द क्लास, द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट आर गिवन बिलो, कुछ डेटा आपको गिवन है, यानी आप हार्ड कोड कर देंगे ये डेटा, आपको यूजर से लेने की जरूरत नहीं है। The teacher wants to sort the above marked list starting from lowest to highest, suggest which sorting technique best suited here। ठीक है, यानी बेस्ट टेक्निक आपको लगानी है। अब आपको मैंने इतना कुछ बताया तो आप कुछ जानते हैं कि बेस्ट कौन सा, आपने वो वाला एल्गोरिथम इसमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, राइट प्रोग्राम इन सी टू इम्प्लीमेंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट करना है, बट यू नीड टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम शुड डिफाइन अ फिक्स साइज एरे, एरे फिक्स साइज का लेना है, डायनेमिक नहीं लेना। देन प्रोग्राम शुड आस्क यूजर टू इंसर्ट द नंबर, इसमें आपने यूजर से इनपुट लेना है, जो भी डेटा यूजर इनपुट करे, ठीक है। यानी आपने से एरे डिक्लेयर कर दिया 100 का और यूजर ने बोला मुझे सिर्फ
50 एलिमेंट एंटर करने, तो 50 का स्कैन एफ होगा यूजर से। फिर उसके बाद आप उस पर बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे, बबल सॉर्ट का फंक्शन ऐसे ही बना लें तो अप्लाई हो जाएगा। और फिर देन उसके बाद मेन फंक्शन में डिस्प्ले कराना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कराया, आप डिस्प्ले का भी एक फंक्शन बना लें तो ये काम भी एज इट इज हो जाए। एनीलैब टास्क वही है जो मैंने आपको कराया, बस आपको थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशंस करनी है। रही बात होम टास्क की, तो होम टास्क जैसे कि मैंने बताया कि वही दो एल्गोरिथम है आपके पास, आपको सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट इंप्लीमेंट करने हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखते हुए कि वही बात यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम शुड आस्क यूजर अबाउट द साइज यूजिंग डीएमए। इसमें आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करनी है, ठीक है। नहीं रन टाइम पे डिसाइड करना है कितने एलिमेंट होंगे, और फिर देन जाहिर सी बात है रन टाइम पे डिसाइड हुआ तो यूजर से इनपुट भी लिया जाएगा एक एक करके सारे एलिमेंट में। देन उसके बाद आपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम को कॉल करना है, देन उसके बाद आपने डिस्प्ले एल्गोरिथम को कॉल करना है इन मेन फंक्शन, ठीक है। तो सेपरेट फंक्शन यानी टास्क लैब टास्क 2 और ये टास्क सेम है, सिर्फ इन दोनों में एक ही फर्क है कि आपको होम टास्क में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से करना है और टास्क 2 में आपको स्टैटिकली एरे से करना है। और टास्क 1 में आपने सोचना है कि कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा सुटेबल है, तो आप उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लैब। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है लैब से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। जी क्लास, एनी क्यूरीज और शुड आई कंक्लूड द लैब सेशन? होम टास्क में आप चाहें तो एक ही प्रोग्राम बना सकते हैं, और उसमें ही क्विक सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का ऑप्शन दे दें मेन्यू में, या चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। एक साथ बनाएंगे तो फिर आपको मेन्यू डालना पड़ेगा कि आप इंसर्शन सॉर्ट करना चाहते हैं या सिलेक्शन सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बात वही है, आपको इम्प्लीमेंट वैसे ही करना होगा, या ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने किया, दोनों को अलग अलग सेपरेट रखते हुए। इट्स अप टू यू। जी क्लास, एनी मोर क्वेरीज? चलिए तो फिर लैब को कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।